अस्सलाम वालेकुम। चंद ही खबरों और तजियात के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज जहां न्यूयॉर्क में बुध की रात और यकम अक्टूबर, जबकि पाकिस्तान में जमरात की सुबह और अक्टूबर की 2 तारीख है। नादरीन, आज जिक्र आज़ाद कश्मीर का करेंगे, जहां पर हालात काबू से निकल चुके हैं। जिक्र थोड़ा गजा फ्लोटेला का किया जाएगा, कि जिस पर अब इसराइली नेवी ने हमला कर लिया है और कम से कम 13 कश्तियों को कब्जे में ले लिया है, और जिसमें इन पर सवार जो अफराद थे उनको गिरफ्तार कर लिया। और साथ फिर अमेरिका का जिक्र, जहाँ पर के मुकम्मल तौर पर जो वफाकी इदारे हैं वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट शट डाउन है वो कल रात से शुरू हो चुका है, क्योंकि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान कोई मुआहदा ना हो पाया। अब चलते हैं आज के पहले मौजू की जानिब, लेकिन उससे बढ़ने से पहले पाकिस्तान में जो वाकयात हो रहे हैं मुसलसल दहशतगर्दी के, उसका जिक्र मैं करना चाहूँगा। ISPR ने ऐलान किया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, यानी 30 सितंबर और यकम अक्टूबर की दरमियानी रात में, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने क्वेटा डिस्ट्रिक्ट में एक कार्रवाई की है, यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन या IBO किया है, जिसमें कि इनका कहना है कि उन्होंने 10 दहशतगर्दों को हलाक किया है। जबकि एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन केच डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जो कि बलूचिस्तान का इलाका है, और वहां पर भी 3 दहशतगर्दों को पाक फौज के ऐलान में कहा गया है कि 3 दहशतगर्दों को वहां पर भी हलाक किया गया। तो यूं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान में 13 हलाकतें हुई हैं। कुछ खबरें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर कुछ कशीदगी की भी हैं, जहाँ पर कुछ फायरिंग के वाकयात हुए हैं। और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में जो अली अमीन गंडापुर का जो वो एक बयान सामने आया था, जिसका मैंने कल जिक्र किया, और उसके बाद और उसी दौरान में उन्होंने काफ़ी वजारतों में भी तब्दीलियां की हैं, और अब खबरें ये हैं कि शायद उनको इमरान खान ने जेल में तलब किया है। शायद उनको कहा जाए कि वो इस्तीफा दें। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस सिलसिले में होता क्या है। और अब चलते हैं आज के पहले मौजू की जानिब, जो मेन मौजू है, और वो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक खराब हुई है, क्योंकि वहां पर एक रियासती क्रैकडाउन शुरू किया गया है, अनडिक्लेयर्ड रियासती क्रैकडाउन, जिसके तहत वहां पर इंटरनेट सर्विस पिछले 3-4 दिनों से बंद है, वहां पर सेल फोन सर्विस बंद है, यानी बहुत सारी जगहों पर आपको कोई सिग्नल वगैरह नहीं मिलते, और टोटल ब्लैकआउट है न्यूज का। जो मालूमात भी वहां से बाहर निकल रही हैं, तो वहां से या तो जो एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनसे मिल रही हैं, या वहां पर ऑन द ग्राउंड मौजूद जर्नलिस्ट जो किसी न किसी तरीके से इत्तलात और वीडियोस बाहर भेज रहे हैं। और साथ कुछ इत्तलात जो है वो वहाँ पर जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं वो भी बहुत एक्टिव है, जहाँ से कि मुसलसल इत्तलात आ रही हैं, और एक इत्तला भी हौसला अफजा नहीं है। जब ये सब कुछ क्रैकडाउन हुआ, आप देखिए कि जब हम इस्लामाबाद में जो PTI का काफिला आया था और उसके ऊपर जिस तरीके से फायरिंग की गई थी, और आज तक मालूम नहीं हो सका कि कितने अफराद को वहां पर शहीद किया गया था, उसी तरह कुछ इसी किस्म के वाकयात आज़ाद कश्मीर में भी शायद हो रहे हों। मैं तो नहीं कहता कि हो रहे हैं, क्योंकि इत्तलात नहीं है, तो मैं कयास नहीं करूंगा। लेकिन मैं जो जिस चीज़ से ये इस खौफ का इजहार कर रहा हूँ, वो मैं जो शहादतें हैं उनके हिसाब से कर रहा हूँ। जो अवामी एक्शन कमेटी है, उनके जो जराए हैं, उनका कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, यानी जो उनके तर्जुमान हैं अंजुमन ताजरान मुजफ्फराबाद, और ये मेंबर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के भी हैं, उनका नाम सैयद हफीज हमदानी है। इनका कहना है कि अब तक जॉइंट एक्शन कमेटी के 12 अरकान जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से शहीद हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रैकडाउन है, क्योंकि ये लोग तो जनरली बिल्कुल यानी पुरअमन हैं। ये मार्च कर रहे हैं। इन्होंने अभी तक एक ऐसा एविडेंस नहीं आया। हाँ, आज कुछ खबरें आई हैं कि कुछ पुलिस की गाड़ी वगैरह को आग लगाई गई है, लेकिन इसके अलावा कोई सरकारी इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। अब तक जनरली ये पीसफुल रहे। और ये जो पुलिस की गाड़ियों को या दूसरी इस किस्म की जो सरकारी इमलाक हैं, जिनमें कि स्पेशली पुलिस व्हीकल्स ही हैं, जिनको नुकसान पहुंचा है, और उसमें 3 पुलिस वालों की भी खबर है कि वो भी जा बहक हुए इसमें। तो ये पूरे के पूरे जो सिनेरियो बन रहा है, तो उसमें कंफर्मेशन दोनों तरफ से आ रही है। यानी अवामी एक्शन कमेटी कह रही है कि उनके 12 अफराद जो हैं, 12 मेंबरान जो हैं, वो जा बहक हुए हैं पुलिस फायरिंग में। जबकि पुलिस का कहना है और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का कहना है कि 3 पुलिस वाले बीच में जहाँ बहक हुए, और उनके मुताबिक 6 जो मुजाहिरीन है वो जहाँ बहक हुए। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर यहाँ पर कोई क्रैकडाउन नहीं हो रहा, तो फिर ये जो लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, ये क्यों गंवा रहे हैं?
ظاہر ہے فائرنگ ہوئی ہے، فائرنگ اس حد تک ہوئی ہے کہ آپ کو، اگر آپ ٹویٹر پر جائیں تو آپ کو سوشل میڈیا پر بہت ساری ایسی ویڈیوز مل جائیں گی کہ جہاں پر نظر آ رہا ہے کہ کچھ علاقوں میں اتنے زیادہ مریض پڑے ہوئے ہیں زخمی کہ درجنوں کی تعداد میں ہیں۔ اور راولہ کوٹ کی اسپیشلی میں ذکر کروں گا کہ جہاں پر خبریں یہ ہیں کہ وہاں پر اتنے سارے مریض تھے کہ کوئی ایکٹیوسٹ جو ہے وہ اسپتال میں اپیلیں کر رہا ہے کہ خدا کے لیے، یہاں پر تو ہاسپٹل بھر چکا ہے مریضوں سے جو زخمی ہیں، تو اس شہر میں جو پرائیویٹ کلینکس اور ہاسپٹلس ہیں ان سے کہا جائے کہ وہ کھولیں تاکہ یہ لوگ جو زخمی ہیں ان کو جو ہے ان کی مرہم پٹی کی جائے۔ جو مین جھڑپیں ہوئی ہیں وہ مظفر آباد میں ہوئی ہیں، چمیاٹی، دھیر کوٹ، ڈڈیال اور بیرپور اور کوٹلی۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر کہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ مظاہرین کا خون ریز تصادم ہوا۔ اور جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لیڈران ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان پر جو سیکورٹی فورسز ہیں جن میں رینجرز اور ایف سی کے جوان بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس کے بھی، وہ انہوں نے ڈائریکٹ فائر کیا ہے اور ڈائریکٹ فائر کر کے کافی زیادہ لوگوں کو زخمی کیا ہے۔ جو آج شام کو اسلام آباد میں، کیونکہ یاد رکھیے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کے تقریباً جتنے بھی اراکین ہیں سارے بھاگ گئے، سارے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج یہ جو افراد جو کہ اب اسلام آباد میں چھپے بیٹھے ہیں، انہوں نے آج یعنی وزیر اعظم انوار الحق نے اور وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے، دونوں ایک بلکہ دونوں ہی پاکستانی ریاست کے مسلط کردہ نمائندے ہیں، لوگوں کے نہیں، ریاست کے۔ یہ وہاں پر بیٹھے اور وہاں پر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ یہ کہ انہوں نے بھی یہ کنفرم کیا کہ 3 پولیس والے جاں بحق ہوئے اور 6 مظاہرین جاں بحق ہوئے، جبکہ انہوں نے کہا کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، جن میں کہ 172، وہ کہتے ہیں جی 172 پولیس والے زخمی ہوئے ہیں اور 50 مظاہرین زخمی ہوئے ہیں۔ تو گویا 222 افراد سے زیادہ تو جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے وہ کنفرم کری کہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تو اتنی بڑی تعداد میں، اسی لیے یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہاسپٹلس کو کھولیں کیونکہ بہت زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ کتنی ایگزیکٹلی ڈیتھس ہوئی ہیں یہ نہیں معلوم، کیونکہ جس طریقے کا کریک ڈاؤن وہاں پر اطلاعات کے مطابق شروع ہے، تو اس کے بعد وہاں سے خبریں اس طریقے سے نہیں آ رہی جس طریقے سے آنی چاہیے تھیں۔ ورنہ تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر وفاقی حکومت ایک بریفنگ کرتی، وہاں پر بتاتی کہ ہوا کیا جب جو عوامی ایکشن کمیٹی کے 38 میں سے 36 نکات مان لیے گئے، جو کہ ان کے وزیر اعظم، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو 2 پر مسئلہ ہے، 2 پر بھی اس لیے مسئلہ ہے کہ اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے تو اس میں مزید بات چیت چاہیے، وقت درکار ہے۔ جبکہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ بات چیت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، لیکن چونکہ اب لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں تو اب ہماری نئی شرائط ہیں۔ تو جو عوامی ایکشن کمیٹی اب اس نے شرائط مزید بڑھا دی ہیں، کم از کم 2 شرائط مزید بڑھا دی ہیں، جن میں کہ ایک شرط تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم انوار الحق کا استعفیٰ، اور ساتھ جن لوگوں نے فائرنگ کی ہے یا حکم دیا ان کے خلاف ایف آئی آر کو درج کرنا۔ یعنی یہ وہ 2 نئی ڈیمانڈز ہیں جو کہ شامل کی گئی ہیں، جبکہ پوری دنیا میں اس کے اوپر بہت شدید رد عمل آ رہا ہے، بہت شدید۔ پاکستان کے اندر تو خیر کوئی خاص نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں تو ویسے بھی عوام جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ اس پر ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو بھی ہو جائے وہ نہیں کرتے۔ آزاد کشمیر والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ جرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو پاکستان کا اس سے کمپیریزن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو کشمیری ہیں وہ دنیا بھر میں اپنی جو طاقت ہے وہ دکھا رہے ہیں۔ مثلا دنیا بھر میں اب مظاہروں کا اعلان کیا جا رہا ہے، جو امریکہ میں بھی پروگرام بنائے جا رہے ہیں، کینیڈا میں بھی پروگرام بنائے جا رہے ہیں، جبکہ برمنگم میں یعنی یونائٹڈ کنگڈم میں، برطانیہ میں، جو پاکستان کے کونسل جنرل ہیں ان کو کچھ کشمیری ایکٹیوسٹ نے روکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ ان سے اپنی کمپلینٹ درج کرانا چاہتے تھے کہ ہمارے لوگ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں اور آپ اپنی ریاست کو روکیں۔ لیکن کونسل جنرل صاحب نے شاید وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، یعنی ان سے بات نہیں کی، تو ان کا راستہ روک لیا گیا، راستہ روک لیا گیا۔ اب وہ ویڈیو ہر طرف وائرل ہے جہاں پر کہ 2 3 لوگ گاڑی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ان میں سے کچھ گالم گلوچ بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو روک کر بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، ہم بھی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی اگلی سین تھا جو ہم نے کم از کم حالیہ سالوں میں نہیں دیکھا، کہ آزاد کشمیر کے لوگ کھڑے ہوں اور پاکستان کے کسی ڈپلومیٹ کو اس طریقے سے روک کر ہیوملیٹ کریں، اور وہ ہیوملیشن پوری دنیا نے دیکھی، اور وہ ویڈیو ہر طرف وائرل ہے۔ تو یوں آزاد کشمیر کی صورتحال بگڑتی نہیں، خطرناک حد تک بگڑ گئی ہے۔ اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پورے آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں، مختلف قافلے
आ रहे हैं मुजफ्फराबाद की जानिब, और इत्तला है कि शायद आने वाले चंद घंटों के दौरान मुजफ्फराबाद में शायद लाखों का इज्तिमा बन जाए। और अगर ये लाखों का इज्तिमा बन गया और वहां पर अगर कोई खूनरेजी हुई, तो मेरा यह ख्याल है कि ये मामला बिल्कुल हाथ से निकल जाएगा। ये उस वक्त अब तकारीर में वहां पर जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उससे कोई ज्यादा गिला नहीं कर रहा। उनसे तो वो गुस्सा ये कर रहे हैं कि जो मराहत हैं वो वापस करो, जो उनकी डिमांड है जायज डिमांड है, कोई गलत डिमांड नहीं है। लेकिन जो खूनरेजी हो रही है उसमें भी नाम पुलिस का नहीं लिया जा रहा, बल्कि नाम पाक फौज के एक अफसर का लिया जा रहा है। उस पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि इनको बुलाया गया यहाँ पर, और उसकी वजह से मेरे ख्याल में अवाम और जो हमारी फोर्सेज है उनके दरमियान जो खलीज पहले से मौजूद है, शायद आज़ाद कश्मीर में इतनी नहीं थी, वो मुझे लगता है कि इससे बढ़ सकती है अगर फौरी तौर पर कोई ऐसे इकदाम ना लिए गए जिससे कि इन लोगों का रियासत में और रियासती इदारों में एतमाद बहाल हो, क्योंकि ये एतमाद बहुत ज्यादा शैटर हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान में एक अजीब सूरत हाल है। यानी इस वक्त ये मालूम नहीं कि पाकिस्तान को कौन चला रहा है। जो वजीर आजम हैं वो तो ट्विटर पे कभी निकल आते हैं और वो बात करते हैं, कहीं पे एक बयान जारी कर दिया, कहीं पे तशवीश का इजहार कर दिया। यानी एक पूरे खत्ते में, इंतहाई सेंसिटिव खत्ते में आग लगी हुई है और वजीर आजम साहब सिर्फ तशवीश का इजहार कर रहे हैं। याद रखिए कि पाकिस्तान की काबीना का इजलास तकरीबन एक महीना हुआ नहीं हुआ। यकम सितंबर को लास्ट इजलास हुआ था पाकिस्तान की काबीना का। इस दौरान यकम सितंबर के बाद 17 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अचानक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। उसकी क्या किसी से इजाजत ली गई थी काबीना से, किसी को पता नहीं है। कब ये हुआ ये भी नहीं मालूम, लेकिन एक पुरस्कार तरीके से वो एग्रीमेंट साइन हुआ। उसके जो डिटेल्स हैं वो भी आज तक नहीं मालूम हुई कि ये एग्रीमेंट है क्या। फिर 29 सितंबर को और उससे पहले जो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में एक्टिविटीज थी, जहाँ पर के हमारे जो आर्मी चीफ थे वो न्यूयॉर्क में तो नजर नहीं आए, ना ही उनके आने की इत्तला थी, लेकिन फिर अचानक वो व्हाइट हाउस में जरूर नमूदार हुए जब उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई, जहां पर उनकी वो तस्वीर बहुत वायरल हुई, जहां पर के वो सदर ट्रंप को जो पाकिस्तान में पाई जाने वाली जो कीमती मादनियात हैं वो उनको पेश कर रहे हैं। तो उसके बाद 29 सितंबर को सदर ट्रंप ने ऐलान किया मिडल ईस्ट की गजा के हवाले से, गजा में अमन के हवाले से एक पीस प्लान का ऐलान किया। तो उसके ऐलान से 4 घंटे 27 मिनट पहले पाकिस्तान के वजीर आजम ने उसकी तायद कर दी। और जब पाकिस्तान में उसके ऊपर शदीद तनकीद आई तो उसके बाद फिर जो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, जो कि रूलिंग फैमिली के मेंबर भी हैं, यानी एक ही खानदान है, वो आए और उन्होंने फिर उसका भरपूर दिफा किया। और फिर उनका एक बहुत बड़ा नुक्ता यह था कि हमने सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए किया। और फिर आज उनके कुछ टीवी चैनल्स पर इंटरव्यूज आ रहे हैं जहां पर कि वो वाज़ेह तौर पर उस जो इन्होंने एंडोर्समेंट की उससे थोड़ा पीछे हटते नजर आ रहे हैं। और यूं पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बेसिकली इस वक्त अपाहज है, क्योंकि कोई भी, यानी होना तो ये चाहिए था कि कोई इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग होती, यहाँ पर सूरत हाल का जायजा लिया जाता। खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, ये आज़ाद कश्मीर में आग लगी हुई है, और याद रखिए गिलगित बल्तिस्तान में भी किसी भी वक्त जो चिंगारियां मौजूद हैं वहां पर भी आग भड़क सकती है। तो यूं पाकिस्तान के आधे से ज्यादा पाकिस्तान में तो आग लगी हुई है, लेकिन यहाँ के जो अशराफिया है वो इतनी सोई हुई है कि उनको इस बात की भी जरूरत महसूस नहीं होती कि वो कम से कम एक काबीना का इजलास ही कर लें और वहां पर कम से कम जो लेटेस्ट सिचुएशन है उस पर भी बात करें। और जो वजीर आजम साहब ने और आर्मी चीफ ने जो फैसले किए हैं उसमें काबीना से कम से कम एंडोर्समेंट ही ले लें, चाहे वो बाद में ही हो, चाहे घर से उसको कोई माने नहीं रखता, लेकिन कम से कम जो वो क्या कहते हैं जाहिरन ही कुछ दिखा दें कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल अपाहज हुकूमत है। साथ ही जो हमारी फौजी क्यादत है उसका भी कुछ पता नहीं है। सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्मी चीफ नजर आते हैं जो बड़े मुतहर्रिक हैं माशाल्लाह, आपको हर जगह नजर आते हैं, कभी अमेरिका में, कभी चीन में, कभी बरतानिया में, दुनिया भर में वो फिर रहे हैं, डिप्लोमेसी कर रहे हैं। और लेकिन पाकिस्तान की जो कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है जो अमूमन तकरीबन हर महीने होती है, उसको 3 महीने हो गए कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। इस दौरान पाकिस्तान में कितना खून खराबा हुआ है, कितने बड़े बड़े सिक्योरिटी ब्रेकडाउन हुए हैं, कितने बड़े बड़े सिक्योरिटी ब्रीचेज हुए हैं, कितनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है। लेकिन जो हमारी फौजी क्यादत भी है, लगता है कि वो सिर्फ एक शख्स की तरफ देख रही है, वो जो समझे वो करें, बाकी क्यादत भी कुछ पता नहीं है। यानी लास्ट इजलास 271वां कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं अगर मैं गलत हूं तो मैं मेरी पहले से माजरत, लेकिन जो मैं देख रहा था कि मैं ढूंढ रहा था कि कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का कोई एलामिया नजर नहीं आया। तो जो लास्ट मुझे मिली वो 271वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी जो कि 9 जुलाई को हुई थी। उससे पहले 5 जून को हुई थी 270वीं, 269th 21 मई को हुई थी, 268 28 मार्च को हुई थी, 267 3 और 4 फरवरी को हुई थी,
और साथ फिर 266वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 8 जनवरी को हुई थी। तो यूं जनवरी से लेकर जुलाई तक तकरीबन मुसलसल तसलसल के साथ हमारी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं, माह सिवाय अप्रैल के महीने में, कि जब पाकिस्तान और भारत की झड़पें थी, तो उस दौरान जो है कोई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। इसी तरह हमारी जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंसेस होती थी, शायद एक कॉन्फ्रेंस हालिया दिनों में हुई है, लेकिन उसका एलानिया मुझे कहीं नजर नहीं आया। तो यूं पाकिस्तान की ओवरऑल जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि जो उनका रूटीन का काम है वो नजर नहीं आ रहा। जो फैसले हो रहे हैं, कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किस तरीके से फैसले हो रहे हैं, किसकी मुशावरत से हो रहे हैं, ये मालूम नहीं। इसलिए जो सवालात हैं वो इसलिए ऐसे मौकों पर ज्यादा उठते हैं जब मुल्क में आग लगी हो और हर शख्स ये सवाल पूछता है कि यहाँ पर हुकूमत कौन चला रहा है, कौन इसका जिम्मेदार है। अब चलते हैं अगले मौजू की जानिब, और वो इसराइल की जानिब से जो गजा के लिए प्रो पैलेस्टीनियन फ्लोटेला था, जिसमें कि कोई 40 ममालिक के कोई 500 से ज्यादा अफराद कई दर्जनों कश्तियों में गजा की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वो गजा का जो इसराइल ने ब्लॉकेट किया हुआ है, वहां से कोई इमदाद वगैरह, कोई कश्ती वगैरह, जहाज वगैरह नहीं छोड़ते वो उस इलाके में। लेकिन इन्होंने ये ऐलान किया था कि हम वहां जाएंगे और वहां पर हम इमदाद लेकर जाएंगे। तो वो इमदाद से भरी भरी हुई कश्तियां थीं जो वो वहां जा रहे थे। इसमें पाकिस्तान का भी एक वफद है जिसकी क़यादत साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब कर रहे हैं। चंद घंटे पहले मुश्ताक अहमद साहब का एक बहुत ज्यादा जज्बाती एक उनका क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल था, कि जिसमें वो कह रहे थे कि हम डिटर्मिन्ड हैं कि हम जाएं और यहाँ पर जाकर इमदाद पहुंचाएं और अपनी इजहार यकजहती करें उन फ़लस्तीनियों के साथ जो कि लुटे कटे और पिटे हुए हैं। तो कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुंचें, लेकिन वो शायद पहुंच ना पाए, क्योंकि अभी कुछ इत्तलात ये आ रही हैं कि इसराइली नेवी ने अब तक कोई 13 कश्तियों को रोका है, उनमें जो मौजूद अफराद थे उनको गिरफ्तार किया है। इन कश्तियों को गजा की कोस्ट से कोई 75 मील दूर इंटरसेप्ट किए इंटरनेशनल वाटर्स में। यानी ये वो इलाका है जहाँ पर के लीगली इसराइल एक किस्म के काम नहीं कर सकता था, लेकिन इसराइल ने वो किया। और अब ख्याल ये है कि बहुत सारे लोगों को उनके ममालिक में वापस रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अभी तक मुश्ताक साहब का कुछ पता नहीं है, सेनेटर मुश्ताक कहाँ पर है इस वक्त, खैरियत से हैं। हमारी दुआ है कि जितने भी इस फ्लोटेला के मेंबरान हैं वो सारे के सारे में जो है महफूज रहें। जो लोग इस वक्त तक ये जो कश्तियों की जो सरबराही कर रहे थे, तो उनमें से एक ग्रेटा थनबर्ग भी हैं जो कि स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, और वो भी इस फ्लोटेला के अंदर शामिल हैं। तो यूं वो काफी ज्यादा जज्बे के साथ जा रहे थे, लेकिन शायद वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए, और अब मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा है कि उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और इस पर पूरी दुनिया में बड़ा गम और गुस्सा सामने आया है। रोम और दूसरे जो यूरोपियन शहर हैं वहाँ पर मुजाहरे हुए, और काफ़ी बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं इसराइली इकदाम के खिलाफ, क्योंकि सारे इसको कंडेम कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी जहाँ पर के फ़लस्तीन का झंडा लहराने पर पाबंदी है, वहाँ के जो, यानी अगर साउथ एशिया में इस वक्त इसराइल के अगर सबसे अच्छे दोस्त हैं तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं। लेकिन आज उन्होंने काफ़ी हिम्मत दिखाई, और इस वाक़े के बाद उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट दागा एक मरतबा फिर, और इस मरतबा उन्होंने इसराइली कदम जो इकदाम है उसको कंडेम किया, और उन्होंने ये डिमांड किया कि इन लोगों को फौरन रिहा किया जाए। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये इन इन लोगों का कोई क्राइम नहीं था, इनका क्राइम सिर्फ ये था कि ये निहत्थे फ़लस्तीनियों की मदद करना चाहते थे। ये बहुत बड़ा जुल्म है, और ये कि पीस को एक चांस दिया जाना चाहिए, और ह्यूमैनिटेरियन एड जो ये काफिला ले जा रहा था कश्तियों वाला, ये वहां तक पहुंचनी चाहिए। और उन्होंने दुआ की कि ये लोग जो कि जिनको गिरफ्तार किए जा रहे हैं वो महफूज रहें, और ये कि इनको फौरन रिलीज भी किया जाए, ये उन्होंने डिमांड की है। तो यूं शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा जिगर दिखाया और इसराइल को कंडेम किया। लेकिन उन्होंने अपने ट्वीट में पाकिस्तानी सेनेटर का जिक्र नहीं किया, बल्कि चाहिए तो ये था कि वो पाकिस्तानी शहरियों की भी बाहिफाजत बाजियाबी और उनकी रिहाई का मुतालबा करते, लेकिन ये मुतालबा उसमें शामिल नहीं है। आई होप कि उनको शायद दोबारा ये सोच आ जाए, या फिर फॉरेन मिनिस्टर साहब सामने आए और इस बारे में वो कोई बयान दें, क्योंकि पाकिस्तानियों की रिहाई भी उनकी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, जिसका जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में नहीं किया। जाने से पहले आपसे एक बार फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।